So this is the analysis of GS 3 2025 पेपर एंड थोड़े क्वेश्चंस इस पेपर में रैंडम थे बट काफ़ी सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के टॉपिक से एंड जो पॉपुलर करंट अफेयर है और जो प्रोबेबल टॉपिक्स मैंने बताए थे उनसे आए हैं। तो इस वीडियो को आप देखना, इससे आपको एक बेसिक अप्रोच पता चलेगी कि कैसे क्वेश्चंस को हमें टैकल करना चाहिए जब हम एग्ज़ाम दे रहे हो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो थोड़ा-सा मेरे ओपिनियन में रैंडम था एंड ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे कैच ये है कि ये चीज़ हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़रूर पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एक चीज़ है यहाँ पर, थिंग्स व्हिच यू आर रीडिंग फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन योर मेंस। सो प्रिपेयर इन एन इंटीग्रेटेड वे, फर्स्ट लेसन। ओके, एंड मेंस के लिए जो आप पढ़ते हो वो भी कई बार प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलता है। जैसे सीएसआर पे क्वेश्चन आया था, वो मेंस का टॉपिक है लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था इस पे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा था फर्स्ट वाला पार्ट, तो इसके ऊपर एम्फेसिस करने के बजाय वन कुड हैव फोकस्ड ऑन दिस पार्ट, व्हाई IHDI इज कंसिडर्ड एज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आप लिखते तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते। ये थोड़ा सा डुएबल था कि इनइक्वालिटी को अगर हम काउंट करेंगे तो हाउ दैट वुड हेल्प, और उसमें आप जेंडर, सोशल, कास्ट, ये सारी चीज़ें, रीजनल, ये सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हैं अगर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आ रहे थे तो। एंड इन जीएस 3 एंड इन जनरल जो जीएस के पेपर्स हैं वहाँ पे वंस एबिलिटी टू क्रिएट पॉइंट्स यूजिंग कॉमन सेंस दैट वुड हेल्प अ लॉट, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चंस विल नॉट कम डायरेक्टली फ्रॉम द टॉपिक्स। सेकंड क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर किसी को पता था तो देखो डिस्टिंग्विश है, तो फिर वहाँ पे आपको HDI और IHDI ऐसे करके टेबल बना के लिखना था। है ना? जब भी डिफरेंस बता रहे हो टेबल का इस्तेमाल करना है प्रेजेंटेशन। देन सेकंड जो क्वेश्चन है, चैलेंजेस बिफोर इंडिया इकोनॉमी व्हेन द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलेटरलिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलेटरलिज्म। तो यहाँ पे आप रिसेंट में कंटेक्स्ट सेट करने के हिसाब से यूएसए के जो टेरिफ वॉर है उसको मेंशन करके इंट्रो लिख सकते थे। देन चैलेंजेस आप इंडिया के सामने मेंशन कर सकते थे। एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा, ठीक है, एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे असर आएगा। फिर ग्लोबल जो रिप्रेजेंटेशन है, लीडरशिप रोल है, टैकलिंग कॉमन चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ये सारी चीज़ों पे डब्ल्यूटीओ पैरालिसिस, इस तरीके से आप कनेक्ट करके पॉइंट लिख सकते थे। है ना? आज के टाइम में से डब्ल्यूटीओ का पैरालिसिस हो चुका है काफ़ी हद तक। तो वैसे आपको पॉइंट लिखने थे। तो उसके बाद में हाउ दिस चैलेंजेस कैन बी मेट, करेंसी डिवैल्यूएशन जो इंडिया का हो रहा है अभी काफ़ी हद तक, डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो सारे पॉइंट आप लिख सकते थे यहाँ पे। हाउ कैन दिस चैलेंजेस बी मेट, ये आपको लिखना था। बाकी ये न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ रहा होता या मेंस 365 भी किसी ने करी होती हो तो वहाँ पे कंबाइन करके भी पॉइंट यहाँ पे लिखे जा सकते थे। थर्ड क्वेश्चन है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो एक कॉमन सेंस है, आपको थोड़ा वहाँ पे जो जो जैसे इनपुट कॉस्ट हुई, इरिगेशन, सीड, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेस, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है जो आपको वहाँ पे सोच के लिखने थे। अगर आपसे 10 पॉइंट इसमें नहीं लिखे जा रहे थे तो फिर आप इसमें इश्यूज मेंशन करके देन कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड दे सकते थे। ऐसा आप कर सकते थे। जब भी पॉइंट कम पड़े आपके पास में जो मेन चीज़ पूछी गई है उसके रिगार्डिंग, तो फिर आपको दूसरे डायमेंशन ऐड करने चाहिए। अगर आप इसी पे 10 पॉइंट लिख सकते थे फैक्टर्स पे तो और भी अच्छा था। एलाबोरेट स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपके सिलेबस में सीधा दे रखा है, ये भी मैंने प्रोबेबल टॉपिक में बताया था, उससे क्वेश्चन आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फ्यूज़न एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूज़न वैसे मैंने प्रोबेबल टॉपिक में बताया था। अभी ये रिसेंट में न्यूज़ में भी था। IITR ने एक थर्ड मैग्नेट कंप्लीट करा है, तो उस कंटेक्स्ट में न्यूज़ में था और इंडिया के कंट्रीब्यूशन को भी, सिग्निफिकेंस को भी हाईलाइट किया गया था और ये मेंस 365 में कवर था आपको। बट इतना डिटेल में कवर नहीं था, तो कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन आप दे सकते थे। देन आपको फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया हैज स्टेडीली इवोल्व्ड, ये आपको ब्रीफली एड्रेस करना था। इसमें अगर 2-3 पॉइंट आप लिख सकते थे, जनरल पॉइंट भी अगर लिख सकते थे, आपको लिखना था, ये पार्ट एड्रेस करना था। देन इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू ITER, ये सेकंड पार्ट था, इसमें आप 4-5 पॉइंट, अब एग्जैक्ट तो कहीं पे दे नहीं रखा है बट आपको बना के ही लिखने थे यहाँ पे पॉइंट। व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन
ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये थर्ड पार्ट था, इसके भी आप 4-5 पॉइंट्स लिख सकते थे। तो इस तरीके से आपको एड्रेस करना था क्वेश्चन। पार्ट्स कोशिश करो सारे पार्ट एड्रेस करो। व्हेनेवर यू आर एड्रेसिंग ऑल द पार्ट्स यू विल गेट मोर मार्क्स। और फिर अगर आप कम कम पॉइंट भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। देन हाउ इंडिया कैन अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047। तो जो डिफरेंट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज है ना, उनको आपको मेंशन करना है। हाइड्रोजन, फिर बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन, इसके बाद में आपके न्यूक्लियर को भी आप काउंट कर सकते हो, सोलर, विंड, हाइब्रिड, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी थी। देन हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस एंडेवर। तो बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ-कहाँ पे रोल हो सकता है, तो आपके बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हाइलाइट भी करा था। तो बायोटेक्नोलॉजी को अब आपको कनेक्ट करना था एनर्जी से, तो अगर स्पेसिफिकली आपने पढ़ा है तो वो आप लिख सकते थे, बाकी फिर आप कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट्स बनाकर ही लिखने पड़ते हैं। जैसे बायोफ्यूल वाला तो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, 4th जनरेशन बायोफ्यूल वो कनेक्ट हो रहा है। तो इसके बाद में अगर देखें तो मीथेन, मीथेन में तो नहीं वैसे, बाकी जगह जहाँ पे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते थे, फिर आपको यहाँ पे बना के ही पॉइंट लिखने पड़ते हैं। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये तो मैंने क्लियरली हाईलाइट करा था, ये मेंस 365 में है। एंड प्रोबेबल टॉपिक में मैंने हाईलाइट करा था, तो अगर किसी ने वो टॉपिक करे होते हैं, उनसे बहुत सारे सवाल आए, उस पर तो मैं अलग से एनालिसिस लेकर आऊँगा। तो ये क्वेश्चन इसको आपको डिफाइन करना था और इसकी वर्किंग कैसे है, ये आपको लिखनी थी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली व्हाट इज़ पूछा है, तो व्हाट इज़ में आपको डिफाइन भी करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। और वर्किंग जब आप दे रहे हो किसी टेक्नोलॉजी की, प्रेफ़र करो अगर उस टेक्नोलॉजी का, उस मेथोडोलॉजी का आपके पास डायग्राम है, तो डायग्राम भी ड्रॉ करो, उससे आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। देन पोटेंशियल रोल, ये तो आप लिखा जा सकता था। इसके बाद में क्वेश्चन 8 की बात करें, सी वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एक्वीफर्स इज अ मेजर कंसर्न। तो इसमें आप रिसेंट कंटेक्चुअल न्यूज़ लिख सकते थे, गुजरात एंड महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में अभी रिसेंट में ऐसा हुआ था, ठीक है? ऐसे करके आप लिख सकते थे। फिर कैसे ये मेजर कंसर्न है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको 4-5 पॉइंट देने थे। काजेज़, अ, इसमें भी 4-5 आप दे सकते थे और फिर रेमेडियल मेजर्स। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि इतने पॉइंट लिखना बड़ा मुश्किल है। देखो, टारगेट करो कि कम से कम 12 पॉइंट आप लिख सको, इस तरीके से माइंडसेट को लेके जाओ, भले छोटे-छोटे पॉइंट लिखो। लेकिन 10 पॉइंट तो लिखने ही है 10 मार्कर में, ये भी ध्यान रखना। तो 3-4 पॉइंट तो फिर भी आपको लिखने ही थे हर एक पार्ट में। तो 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, तीनों पार्ट को आपको एड्रेस करना था। 9th क्वेश्चन की बात करें, और ये आपके, अगर आपने एनवायरनमेंट का पार्ट अच्छे से पढ़ा होता मैगज़ीन से, मेंस 365 से, तो यू वुड हैव गेट एन आइडिया, स्पेसिफिक कंटेंट इसको लिखा जा सकता था। टेररिज्म वाला जो है ग्लोबल स्कॉर्ज है एंड हैज़ मैनिफेस्टेड इन इंडिया, इलैबोरेट विथ कंटेम्परेरी एग्जांपल। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और इन दोनों को हमें एड्रेस करना था कंटेम्परेरी एग्जांपल से। तो इसके 3-4 पॉइंट आपको लिखने थे, यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखने थे। काउंटर मेजर्स में 4 पॉइंट आप लिख सकते थे, ठीक है? अडॉप्टेड बाय स्टेट्स, तो यहाँ पे भी अब डिवीज़न होगा, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे और एक इंडियन लेवल पे, ठीक है? नेशनल एंड ग्लोबल। जैसे मेंस 365 में इसी तरीके से देते हैं वो पॉइंट, तो अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होता तो ये टेररिज्म वाला टॉपिक करा जा सकता था। ये मैंने भी हाइलाइट करा था प्रोबेबल टॉपिक में, और इस पे आते रहते हैं क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला है कि ये एलिमिनेट हो जाएगा बाय 2026। तो फर्स्टली इन्होंने पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो इसको आपको डिफाइन करना था। एंड देन इसकी आप काजेस लिख सकते थे। तो जब व्हाट इज करके पूछ लेते हैं, वो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड पूछ लेते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा इलाबोरेट करके लिखना होता है। और अगर इस पे आप मैप बना सकते, मैप अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अच्छे से तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बट मैप अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो वो बेटर ही रहता। कोशिश करो क्रिएटिवली थोड़ा थिंक करो एंड ट्राई टू ड्रॉ मैप्स वेरेवर पॉसिबल, बट हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं, जैसे अगर पेज इतना बड़ा है उसमें इधर छोटे से पार्ट है, ठीक है? तो ये आपको लिखना था, काजेस आपको ब्रीफली लिखनी थी, फिर उसके बाद में कैसे अफेक्ट होते हैं, हाउ आर दी पीपल अफेक्टेड बाय इट, तो इसके इम्पैक्ट लिखने थे आपको, ये भी हम पढ़ते हैं। एंड देन मेजर्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखने थे। मेरे ओपिनियन में डुएबल क्वेश्चन था, ये मैंने हाईलाइट भी करा था, वैसे भी इस पे रिपीटेडली सवाल आते हैं। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स
इसको एक्सप्लेन करना है हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर असेसिंग द फिजिकल परफॉर्मेंस। अब हो सकता है मेजॉरिटी ने ना पढ़ा हो, ये थोड़ा सा रैंडम था, बट यहाँ पे बना के आप आंसर लिख सकते थे कि कैसे यूज करा जा सकता है एज अ टूल फॉर असेसिंग फिजिकल परफॉर्मेंस। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है उनका, फिजिकल डेफिसिट कितना है, ठीक है, ऐसे करके आपको पॉइंट बनाने थे। बोरोइंग कितनी कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना फोकस है। तो इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट तो बना के यहाँ पे लिख सकते थे। इन व्हाट वे इट वुड encourage states to adopt prudent and sustainable fiscal policies। तो इस वाले पार्ट के आप 4-5 पॉइंट लिख सकते थे। यहाँ पे पॉइंट बनाने पड़ते हैं आपको, ये पक्की बात है ना? ठीक है। तो इस तरीके से माइंडसेट क्रिएट करो कि आप किसी भी क्वेश्चन का इतना पढ़ने के बाद में किसी भी क्वेश्चन का आप एक बेसिक लेवल पे आंसर दे सको। ये वाला भी थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन है ये वाला, बट हाँ, क्योंकि न्यूज़ में रहता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम, तो इसके बारे में अगर स्पेसिफिकली नहीं भी पढ़ा था तो रेशनल इसका जो है वो आप बेसिक लेवल पे लिख सकते थे। अचीवमेंट स्पेसिफिक अगर याद थे तो फैक्ट्स आपको देने थे, अदरवाइज जनरल अचीवमेंट तो आपको लिखने ही थे, जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ग्रोथ बढ़ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, इस तरीके से। इन व्हाट वे कैन द फंक्शनिंग एंड आउटकम बी इम्प्रूव्ड, तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड आपको देना था। यहाँ पे आपको सजेशंस दे सकते थे। ये सजेशन भी आपको मुझे ये लगा जीएस 3 पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें ओवरऑल इस बार के जीएस पेपर्स में आपको क्रिएटिवली वहाँ पे सोचनी थी और फिर लिखना था आपको आंसर। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ग्राउंड वाटर पे पहले भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है, अभी भी पूछा है। ये काफ़ी वाटर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर सवाल आते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स लिखने थे। तो वाटर क्राइसिस के भी अगर आपको याद होते तो आप यहाँ पे लिख सकते थे। डिमांड सप्लाई ऐसे करके डिवाइड भी करके भी आप लिख सकते थे। बाकी इसके टोटल आपको 4-5 पॉइंट लिखने थे इस वाले पार्ट के। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मिटिगेट सच डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इसके भी आप 5 पॉइंट लिख सकते थे। इसके बाद में हो सकता है आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट ना हो, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जामिन लिख रखा है ना, तो फिर हमें इश्यूज देने हैं 2-3 पॉइंट में, देन वे फॉरवर्ड देना है 2-3 पॉइंट में, ठीक है। इसके बाद में 14 क्वेश्चन में भी यही पैटर्न आप देखोगे, यहाँ तक कि लैंग्वेज भी रिपीट होती है और पीवाईक्यू के ही लैंग्वेज रिपीट हुई है। स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, ये फर्स्ट पार्ट। इलाबरेट द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ये सेकंड पार्ट। फूड प्रोसेसिंग मैंने भी हाईलाइट करा था, इस पे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक का पार्ट है, तो ये तो हो जाना चाहिए था मेरे ओपिनियन में। इसके 5-5 पॉइंट आप इन दोनों के लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आप एग्जाम में लिखा है तो इश्यूज के 3 पॉइंट, वे फॉरवर्ड के 3 पॉइंट, ठीक है। 15th क्वेश्चन है आपका, हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली कवर था मेंस 365 में, तो अगर आपने पढ़ा होता तो इसका आंसर करा जा सकता था, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी कैसे कर सकता है कंट्रीब्यूट, इसके 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। हाउ कैन दिस टेक्नोलॉजी हेल्प टू अपलिफ्ट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर्स। अब यहाँ पे हमें 2 पार्ट मिल चुके हैं, तो कम से कम इसके 4-4 पॉइंट हमें तो लिखने थे। इस तरीके से डिवाइड करके आपको लिखना था, सोशल स्टेटस कैसे इंप्रूव होगा, इकोनॉमिक स्टेटस कैसे इंप्रूव होगा। ट्राई करो 15 मार्कर में 3 पार्ट आप बनो। 16th क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर, ये मैंने हाईलाइट करा था, इससे क्वेश्चन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबल था। तो इंडिया एम्स टू बिकम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, व्हाट आर द चैलेंजेस, मेंशन द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो यहाँ पे एम्स टू बिकम है ना, तो इस पार्ट को भी एड्रेस करना है, क्यों बनना चाहते हैं हम, तो सिग्निफिकेंस लिखना है फिर हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का 4-5 पॉइंट में। चैलेंजेस फिर आप लिख देते 4-5 पॉइंट में, उसके बाद में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के 4-5 पॉइंट डन। इसके बाद मिनरल रिसोर्सेस आर फंडामेंटल टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड देज आर एक्सप्लॉइटेड बाय माइनिंग, व्हाई माइनिंग इज कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल हजार्ड, रेमेडियल मेजर्स, ये बताने थे। अब देखो माइनिंग पे क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने, माइनिंग के इश्यूज के रिगार्डिंग पूछे हैं, पीवाईक्यू में आ चुका है इस पे क्वेश्चन। वैसे तो पीवाईक्यू के कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, टॉपिक रिपीट हुए, उस पर भी मैं एनालिसिस लेकर आऊंगा, तो वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा।
और जो प्रोबेबल टॉपिक मैंने बताए थे वहाँ से भी ये क्वेश्चन आया है। बट अभी यहाँ पे बात करते हैं तो फंडामेंटल टू द कंट्रीज इकोनॉमी ये कैसे है मिनरल रिसोर्सेज। तो क्रिटिकल मिनरल रिसोर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब पे बहुत बात हो रही थी। तो मेंस 365 भी अगर आप पढ़ते और इन जनरल भी अगर थोड़ा आप यूज़ करते तो माइंड की क्रिएटिव थिंकिंग से, कॉमन सेंस से इस पे 4-5 पॉइंट तो लिखे जा सकते थे। ठीक है। फिर इसके बाद में एनवायरमेंटल हैजार्ड पे 5-6 पॉइंट, रेमेडियल मेजर्स पे 5 पॉइंट, डन। तीनों पार्ट आप एड्रेस कर सकते थे। इसके बाद में इंडियाज रिव्यू ऑन इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। अब पेरिस एग्रीमेंट पे जो इंडिया ने कमिटमेंट करे थे, अब हो सकता देखो ये वाला पार्ट मैंने चेक करा था, वैसे हो सकता है थोड़ा मुझे और अच्छे से चेक करना पड़े, बट ये मेंस 365 में पेरिस एग्रीमेंट पे इंडिया ने क्या-क्या कमिटमेंट करे थे वो इतने अच्छे से दे नहीं रखा। तो यहाँ पे जो आपकी स्टैटिक की नॉलेज है ना, अगर शंकर आईएएस आपने पढ़ी होती तो वहाँ पे कवर्ड है ये, कि इंडिया ने क्या कमिटमेंट करा। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोप है यूएनएफसीसीसी की, वहाँ पे जो इंडिया के कमिटमेंट्स है उस पे सवाल आए। कोप 21 26 पे पहले भी सवाल आ चुके हैं, 2-2 सवाल पूछे हैं यूपीएससी ने कोप 26 पे। तो इस पर्सपेक्टिव से तो, और ये मैंने वैसे हाइलाइट भी करा था, जहाँ तक उस पे तो मैं एनालिसिस करूँगा बाद में। तो इस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना था, पेरिस एग्रीमेंट पे इंडिया ने। तो यहाँ पे आई वुड हाइलाइट कि स्टैटिक की जो बुक्स है ना, वो आपको अच्छे से कवर करें। स्टैटिक बुक्स में कई बार ऐसी चीज़ें रहती है जो आपकी करंट अफेयर की मैगज़ीन में अच्छे से कवर नहीं होती है। तो ये जो कमिटमेंट थे अगर याद थे तो आप लिख सकते थे, बाकी फिर जनरल आप लिखते हो। फिर इसके बाद में इंडिया ने कैसे स्ट्रेंथन करा था कोप 26 पे, ये तो कवर था आपका मेंस 365 एनवायरनमेंट। एंड देन हाउ हैज़ द फर्स्ट एनडीसी इंटेंडेड बाय इंडिया बीन अपडेटेड इन 2022, ये भी कवर्ड है, आप जाके देख लेना। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा-सा मैं अभी भी ये कहूँगा रिव्यू कहा है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे प्रोग्रेस हुई है हमारी, ये भी हमें लिखना था। बट ये करा जा सकता था मेंस 365 पढ़ के। मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वाला जो पार्ट है उससे कनेक्ट हो रहा है। तो क्या-क्या चैलेंजेस हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में, ये आपको लिखने थे। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या-क्या चैलेंजेस हैं, तो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा हम पढ़ते ही हैं, तो ये वाला पार्ट वहाँ से एड्रेस हो जाता। फिर हम जो पीस प्रोसेस के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनमें क्या चैलेंजेस हैं, वो हमें बताना था। पीस प्रोसेस में क्या चैलेंज, ये वाला पार्ट आपका हो जाता। इसके बाद में वेरियस पीस अकॉर्ड, तो ये भी अगर आप पढ़ते तो वहाँ पे कवर हो जाता आपका। मैप लिखा है तो यहाँ पे हमें मैप बनाना था, जैसे मणिपुर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, असम में जो हुआ, उनको मैप पे लोकेट कर देना था। ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके पास अगर पॉइंट कम होते तो आप फिर वे फॉरवर्ड भी लिख सकते थे। ठीक है। स्पेसिफिकली पास्ट डिकेड के इन्होंने पूछे, तो पढ़ते तो ये वाला पार्ट भी करा जा सकता था। तो ओवरऑल अगर करेक्ट देखें तो देयर आर सर्टेन सिलेक्टेड टॉपिक्स, स्पेशली प्रोबेबल टॉपिक के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं जीएस 1 2 3 के, उनको देख लेना। वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आए हैं ना, वो स्टैटिक टॉपिक जो मैंने बताए थे, वहाँ से आए। तो देयर आर सर्टेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आएँगे, उनको हमें अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, ताकि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन देखें और हमारे माइंड में पॉइंट आ जाए फटाफट से। क्योंकि बाकी जगह तो आपको पॉइंट बनाने भी पड़ेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी इस पे पहले पूछ चुका है यूपीएससी, मैंने भी हाइलाइट करा था। तो ये कैसे वाइटल है टू प्रोटेक्ट इंडिया सी ट्रेड, इसकी सिग्निफिकेंस हमें देनी थी। देन इसके बाद में चैलेंजेस हमें बताने थे मैरीटाइम के और कोस्टल सिक्योरिटी के, देन वे फॉरवर्ड बताना था। फर्स्ट पार्ट हो गया, इसके हमें 5 पॉइंट लिखने। देन मैरीटाइम कोस्टल दोनों के मिला के 3-3 पॉइंट आप लिख सकते थे। वे फॉरवर्ड हमें 4 या 5 पॉइंट में देना था। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ जीएस 3 पेपर। काफ़ी सारे लोग कहेंगे ये तो कंप्लीटली रैंडम एंड करंट अफेयर बेस्ड है। मेरे ओपिनियन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से ही रिपीट हुए हैं और स्टैटिक पार्ट से हैं। तो स्टैटिक पार्ट और पीवाईक्यू ड्रिवन प्रिपरेशन करोगे एंड मंथली मैगज़ीन अच्छे से कवर करोगे एंड देन उसके बाद में मेंस 365 अच्छे से कवर कर लोगे, करा जा सकता है। ठीक है? तो आपका कैसा रहा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ एंड आई होप आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा किस क्वेश्चन को किस तरीके से देखकर अप्रोच करना रहता है, कितने पॉइंट किस पार्ट में लिखने रहते हैं। आई होप उसका आपको आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्त के साथ में शेयर करो, जो भी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी रिसेंट में मेंस दिया है, उनको तो थोड़ा टाइम बाद आप शेयर करना, तो अभी उनको ऑप्शनल भी देना। एंड फॉर सच interesting and insightful videos, you can subscribe to this channel as well. All the best for your IAS journey.